को क्लियर करने के लिए है, पर हमारी आईज में आई को क्लियर करने के लिए आईलिड प्रेजेंट है, तो इसलिए पिंक फ्लैप का, जिसका नाम क्या बताया था, कंजक्टिवा, इसका हमारी बॉडी में काम नहीं होता। जो ऑर्गन हमारी बॉडी में है काम नहीं कर रहा, किसी और में कर रहा है, जैसे फ्रॉग में काम करता है ये पिंक वाला फ्लैप। जब फ्रॉग की आईज को क्लियर करना होता है तो ये पिंक फ्लैप कार वाइपर्स की तरह मूव करके और क्लियर करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, हमारी आईज में वो काम कौन कर रहा होता है, आईलिड। ठीक है, तो दिस ब्लैक पार्ट ऑफ द आई हेल्प्स अस टू सी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, this white part of the eye protects the black part. The pink part of the eye, the pink part of the eye is present as a vestigial organ, means है but functional नहीं है, इसका नाम कंजक्टिवा। ठीक है, above the eye is present आईलेट, और आईलेट का काम होता है कॉन्स्टेंटली आई को क्लीन करते रहना। ठीक है, अगर हम आई को एक माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर होंगे। इन गोल गोल स्ट्रक्चर्स को अगर हम अलग से बाहर निकाल लेते हैं तो हर स्ट्रक्चर काम करता है इसमें। ठीक है, लिविंग रहेगा, वो अपना खाना खुद ब्रेक कर रहा है, एनर्जी कहीं ना कहीं से निकाल, सांस ले रही होगी वो सेल, ऑक्सीजन ले रही होगी। सांस लेना मतलब क्या, ऑक्सीजन ले रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही होगी। जो भी एयर ऑक्सीजन इनहेल कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रही है, हर वो चीज को हम कहते हैं ब्रीदिंग। कभी सीआईडी सीरियल में देखा है, वो मान लो उनको डाउट हो भाई है कि गया, हाँ, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 फिंगर रख के देखते हैं, यहाँ 2 फिंगर रख के देखते हैं। अगर सांस चल रही है इसका मतलब लिविंग है, और सांस नहीं चल रही तो इसका मतलब डेड है। तो इसी तरह से इन सेल्स में ये गोल गोल भी अगर बाहर निकाल लिए जाएं तो ये ब्रीद कर रही होती है, मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। जो ये ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। और कोई भी चीज जो ब्रीदिंग कर रही है इज कंसिडर्ड टू बी। अब इसमें हर एक सेल अलग निकाल भी ली जाए तो लिविंग है। ठीक है, अपना काम खुद कर रही है। एक साथ बहुत सारी सेल इकट्ठी होती हैं तब ये देखने का काम कर पाती हैं, वरना लिविंग तो है पर एक अकेली सेल देख नहीं पाएगी। ग्रुप में ये सेल्स देख पाती हैं, ग्रुप में ये सेल्स प्रोटेक्ट कर पाती हैं, ग्रुप में ये सेल आई को क्लीन कर पाती हैं, पर अकेली सेल लिविंग तो है पर एक कॉमन फंक्शन नहीं कर रही। एक कॉमन फंक्शन, सबका एक काम, वो नहीं है, सिर्फ लिविंग रहती है वो। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पार्ट या पूरी बॉडी का सबसे छोटा वो हिस्सा जो लिविंग है और उसको तोड़ दिया जाए तो वो किस में बदल जाएगा, ठीक है। अगर इसको निकालकर मैं तोड़ दूं तो ये किस में बदल जाएगा, अभी फिलहाल ये लिविंग है। तो पूरी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा, यूनिट वर्ड का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट ऑफ द होल बॉडी। पूरी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा जो लिविंग है उसको हम कहते हैं सेल। पूरी बॉडी का सबसे वो छोटा हिस्सा जो काम कर सकता है, अपनी सांस ले रहा है ना, अपना काम कर रहा है ना, लेकिन अगर इससे भी छोटा हिस्सा बनाऊंगी तो वो काम नहीं करेगा। फंक्शनल मतलब है, काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ब्रीथ कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है। हाँ, देखने का काम, वो एक काम जो सारी मिल के करेंगी वो नहीं कर पा रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना है, एक पूरी दीवार बनी है तो ईंटों को लगा लगा कर बनी है। एक हमारी पूरी बॉडी बनी है तो इन सेल्स को अरेंज कर करके ही बनी है। जो ये इतनी सारी सेल्स अरेंज हो रही हैं, ये स्ट्रक्चर पूरी बॉडी का बन रहा है। इस पूरी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, पूरी दीवार का सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन। पूरी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर सेल। ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, ऐसा जो सबसे छोटा काम कर पा रहा है, इससे छोटा काम नहीं कर पाएगा। और पूरी स्ट्रक्चर का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। हमारी बॉडी का सबसे छोटा वो हिस्सा
जो काम कर रहा है और पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल। इन सेल्स का जब क्लस्टर या ग्रुप इकट्ठा होता है, ग्रुप ऑफ सेल, पहले सेल था टिश्यू, ठीक है, इन सेल्स का ग्रुप बना टिश्यू। इस छोटे हिस्से को ये देख सकता है, लेकिन बिना प्रोटेक्शन के ज्यादा दिनों तक देख भी नहीं पाएगा, बिना क्लियर होने के ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा। तो एक काम कर रही है, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर एक काम कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, ये एक टिश्यू है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल है जो देखने का काम कर रही है। ये एक टिश्यू है जिसमें बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हैं जो काम कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। इसमें बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होके क्लियर कर रही है। आईलिड में बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होके क्लियर कर रही है। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। अब इस 1 2 3 4 का ग्रुप, तो मैंने वो बताइए जो आपको पता है, इसमें और भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये 4 का जो ग्रुप, आप इन 4 का जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को, टिश्यू के ग्रुप को, और आई एक हमारा ऑर्गन है, ठीक है, हम आई को कहते हैं दिस इज दी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में काउंट होती है ना आई। ईयर भी किसमें काउंट होता है? सेंस ऑर्गन। टंग भी किसमें काउंट होता है? सेंस ऑर्गन। हम फूड खाते हैं तो सिर्फ क्या माउथ में टंग टीथ का ही काम है? आप फूड पाइप का भी काम है, स्टमक का भी काम है, इंटेस्टाइन का भी काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी काम है। तो अलग 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 टिश्यूज इकट्ठी होकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। तो टिश्यूज कलेक्ट टू फॉर्म वन ऑर्गन, ठीक है। माउथ इज अ टिश्यू, ठीक है। स्टमक में बहुत सारी तरह की टिश्यू इकट्ठी हुई, स्टमक बना, ठीक है। बहुत सारी टिश्यू इकट्ठी हुई, एक ऑर्गन बनी इंटेस्टाइन, एक ऑर्गन बना लीवर, एक ऑर्गन बना पेनक्रियास। ये सारे ऑर्गन जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो ऑर्गन का ग्रुप क्या? ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सारे ऑर्गन सिस्टम अगर हम इकट्ठे देखें तो एक लाइफ बनती है। क्या अकेला डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो लाइफ होती? डाइजेस्टिव प्लस रेस्पिरेटरी प्लस नर्वस प्लस एक्सक्रीटरी जो बॉडी के वेस्ट को रिमूव करती है, सारे सिस्टम्स इकट्ठे होके क्या बन जाती है? एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमने 9th में पढ़ना है सेल, हमने 9th में पढ़ने हैं टिश्यू। दिस स्मॉलेस्ट स्फीयर, हम इसको स्क्वायर भी शो कर सकते हैं और स्फीयर भी शो कर सकते हैं। किसी भी सेल को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि सेल्स का ग्रुप एक टिश्यू बना रहा है। तो ये जो सबसे बाहर कवर है, जो हमारी सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है, ऐसे 2 कवर प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवर कौन सा है? सेल वॉल। ये सीमेंट की तरह हार्ड होता है, इसके ऊपर कुछ भी रख दिया जाए ये अपने ऊपर झेल लेता है और किसके ऊपर नहीं आने देता? सेल के ऊपर नहीं आने देता। सेल के ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं आता। ये जैसे मान लो एक चेस्ट बोर्ड है जिसमें कि आपने कोई वुडन बॉक्स है, कोई सब्सटेंस रखा, कोई बैलून ही फुला के रख दिया आपने, उसके बॉक्स के ऊपर मैं वजन रखती जाऊं तो क्या बैलून के ऊपर कोई असर आएगा? नहीं। कौन झेल लेगा उसको? बॉक्स झेल लेगा। इसी तरह से ये सेल वॉल एक सीमेंटेड मटेरियल की तरह काम करती है। इसके ऊपर कितना ही वजन रख दिया जाए, ये अंदर वाले सामान पर वजन का इफेक्ट नहीं आने देता। सारा वजन कौन झेल लेता है? सेल। जैसे ये दीवार है, ये दीवार सीमेंट की बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ भी रखा है, क्या उसका असर हमारे ऊपर भी आ रहा है? क्या उसका वजन हमारे ऊपर भी आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा वजन अपने ऊपर झेल रहा है। यही काम कौन करता है? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में होगी, हमारे अंदर नहीं होती। अब प्लांट्स को इसकी जरूरत है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कि प्लांट्स को इसकी जरूरत है और हमें इसकी जरूरत नहीं है? प्लांट चल नहीं सकता और प्लांट पूरा सॉलिड है, एक के ऊपर एक सेल इकट्ठे हैं और जैसे हैं सालों साल वैसे ही रखे हैं।
तो तुम सोच के देखो कि जो सेल सबसे नीचे प्रेजेंट होगी उसके ऊपर हजारों लाखों सेल्स का प्रेशर होता है, तो वो जो सबसे नीचे रखी सेल है वो तो दब जाएगी, दब के खत्म ही हो जाएगी। तो वो सेल उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगी। ऐसी कंडीशन में जो ऊपर रखी हुई सेल है नीचे वाली दबती चली जाएगी और डेड होती चली जाएगी। तो प्लांट अपने बाहर सेल वॉल बनाता है हर सेल की कि उसके ऊपर लाखों सेल भी रखी हो, प्लांट 200 साल भी खड़ा रहे तो नीचे वाली सेल को ऊपर वाली सेल का वजन महसूस ना हो और वो कोलैप्स ना करे। फिर ऐसे तो देखा जाए हमारे पैरों में भी एक आधी सेल ऐसी होगी जिसके ऊपर इतनी सारी सेल्स रखी हैं, फिर हमारे पैरों पे क्यों नहीं असर आता सेल वॉल, हमें क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारी एक सेल के ऊपर दूसरी सेल कभी आती ही नहीं। हमारी बॉडी में 70% क्या प्रेजेंट है? वाटर। अगर एक बैलून या बहुत सारे बैलून तुम पानी में बहा दोगे तो एक बैलून के ऊपर दूसरा बैलून कभी आएगा ही नहीं, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? वाटर में फ्लो करती रहती है तो एक सेल के ऊपर दूसरी सेल नहीं आती, इसीलिए हमें सेल वॉल की नीड नहीं होती है। इसीलिए हमें सेल वॉल की नीड नहीं है क्योंकि हमारी सेल्स के ऊपर सेल्स नहीं आती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में क्योंकि सेल के ऊपर वजन ज्यादा है तो इनको अपने आसपास क्या बनानी पड़ती है? सेल। हमारी सेल पानी में या फ्लूइड मटेरियल में बह रही है, हमें वजन इतना झेलना नहीं पड़ता तो हमारी सेल्स के आसपास क्या नहीं प्रेजेंट होती? सेल वॉल। सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फंजाई। अब इनमें तो सेल ही केवल एक है, फिर सेल के ऊपर वजन तो आना ही नहीं। जब वजन नहीं आना तो फिर इनको सेल वॉल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? प्लांट को क्या जरूरत थी सेल वॉल बनाने की? ताकि उसमें ज्यादा वजन ऊपर वाली सेल के वजन को झेल और नीचे वाली सेल कोलैप्स ना हो जाए। फिर बैक्टीरिया में तो सेल ही एक है, जब सेल ही एक है तो उसके ऊपर तो कोई दूसरी सेल आनी ही नहीं, फिर उसको सेल वॉल क्यों बनानी पड़ी? सेल वॉल वाटर को भी सेव करता है। ठीक है, अगर हम कोई भी लीफ धूप में रख देते हैं पेड़ पर से तोड़कर, पेड़ पर है जब तक उसको पानी मिल रहा है, अगर हम पेड़ पर से तोड़कर धूप में रखाएंगे तो तुम्हें थोड़ी देर बाद क्यों मिलेगी? नहीं, सूख जाएगी। ठीक है, कुछ भी हम लिविंग अगर धूप में रख के आते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें ड्राइड मिलता है। वो नहीं, वेजिटेबल सेलर वो पानी डालता रहता है सब्जियों पे लगातार, क्योंकि धूप में पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट, वो सूख जाती है। अब सेल वॉल उससे भी बचा लेता है। सेल वॉल की होने से पानी का नुकसान नहीं होता। बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर सेल वॉल नहीं हुई तो धीरे धीरे सारा पानी कहाँ चला जाएगा? एयर में, और पानी किसी में से 70% से कम हो जाए तो उसकी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल होती है। अब आपको मैंने कल बताया था, आज हालांकि कल रेन की वजह से बहुत बच्चे एब्सेंट थे तो रिपीट कर रही हूँ कि जब हम कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो जर्म्स को किल करने की स्पेशलिटी रखती है, एंटीबायोटिक जिसे बोलते हैं कि एंटीबायोटिक खाने से बॉडी का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इन्फेक्शन क्या है? जर्म्स ही तो उग रहे हैं, या बैक्टीरिया उग रहा है और या फिर क्या उग रहा है? फंजाई। तो एंटीबायोटिक जब हम खाते हैं तो उसके अंदर से निकलने वाले केमिकल को कैसे पता चलता है कि ये मेरी बॉडी की सेल है, ये मेरी बॉडी की सेल नहीं है? एंटीबायोटिक या केमिकल सेल वॉल को तोड़ता है। किसी भी सेल का एक भी हिस्सा टूट गया, मैंने कहा था सेल को तोड़ते ही कुछ भी तोड़ोगे सेल का तो वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, केमिकल को ये पता है मैंने सेल वॉल तोड़ना है। ठीक है, अब वो बॉडी में गया, उसके पास से बैक्टीरिया निकला, बैक्टीरिया में क्या था? सेल वॉल तोड़ देगा, और तोड़ती बैक्टीरिया डेड। और हमारी बॉडी की सेल निकले तो सेल वॉल और जब सेल वॉल नहीं है तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से बैक्टीरिया तो मर जाती है दवाई लेने से और हमारी सेल को नुकसान नहीं होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? नाउ सी द नेक्स्ट। सेल वॉल के अंदर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, ये सॉफ्ट होती है, इसमें दिमाग होता है। ये तो हार्ड पत्थर की तरह होती है, तो ये पता होता है कि वजन झेलना है सिर्फ। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेन से कंट्रोल्ड होती है
ब्रेन के मैसेज के रिस्पॉन्स में ये किसी भी चीज को एंट्री प्रोवाइड करता है। जो काम एक गेट कीपर का होता है वही काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ओनली फ्यू सब्सटेंसेस, जिसकी इसको जरूरत है उसको जाने देगा और जिसकी इसको जरूरत नहीं है उसे बाहर कर देगा। तो इट segregates the particle that are needed by the cell and that are not needed by the cell. The particle that is needed by the cell is provided entry into the cell और जिसकी नीड नहीं है ये सब में प्रेजेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेल को एक न्यूक्लियस की भी जरूरत होती है, ठीक है। सेल को एक ब्रेन की जरूरत होती है। सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। कोई सांस ले रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खा रहा है, कुछ भी अलग अलग काम चल रहे हैं। कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, ये ब्रेन डिसाइड करता है ह्यूमन बीइंग्स में। हमारे हाथ कितना काम करेंगे, पैर कितने काम करेंगे। आप कोई रेस में पार्टिसिपेट करते हो, आप थक जाते हो, ब्रेन कहता है अब नहीं उठा जाएगा, अब बिल्कुल भी नहीं उठा जाएगा। अगर हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को कि हमारा डिफरेंट ऑर्गन को काम करने के लिए ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन, तो ऐसे ही हर सेल के पास भी अपना एक मिनी ब्रेन होता है जो ये बताता है कि सेल का कौन सा हिस्सा क्या काम करेगा, कितना काम करेगा और कैसे करेगा। इस हिस्से को जो सेल को ये बता रहा है कि क्या कितना काम करना है, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है। अब इनके एब्रिवेटेड या सिनोनिम्स दिए हुए हैं, ऐसे नाम दिए हुए हैं जो इनके काम से रिलेटेड है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द गेट कीपर ऑफ द सेल। जैसे एक नॉर्मल जगह पे बिल्डिंग में गेट कीपर काम करता है, वैसे ही सेल में कौन काम कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल। किसी भी सेल को मजबूती देने का काम कौन करता है? सेल वॉल है। ठीक है। न्यूक्लियस एक्ट्स एज द ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है जो ये बता रहा है, कंट्रोलर को कहते हैं ब्रेन। जैसे कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर है, बॉडी के लिए ब्रेन है, ऐसे ही सेल के लिए क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताता है कि सेल का कौन सा हिस्सा क्या काम करेगा, कितना काम करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस और द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है। फिर प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। Plants prepare their own food. ठीक है। फूड को प्रिपेयर कैसे करता है ये? प्लांट्स प्रिपेयर द फूड बाय जॉइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इनको जोड़ने के लिए वो किसकी मदद लेता है? सनलाइट। सनलाइट को इनसे जोड़ने का काम कौन करता है? काम कौन करता है? काम कौन करता है? CO2 और वाटर को जोड़ने का। जो कल आए थे उनको तो पता होगा, तो मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। इनको तो पता होगा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, पता है? क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? सनलाइट। सनलाइट से जुड़ता है और जुड़कर ये किस में बदल जाता है? ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज्वाइन करते हैं, ऑक्सीजन निकल जाती है और ग्लूकोज रह जाती है। ग्लूकोज किसका काम करती है? इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने की जगह अलग है और बनाने की जगह अलग है। जो भी सेल का पार्ट, सेल के पार्ट को क्या नाम देते हैं? द पार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स में एक पार्ट ऐसा जो CO2 और वाटर को जोड़कर क्या बना देगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? एयर में। और ग्लूकोज प्लांट के पूरे में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जितना काम करने के लिए चाहिए उतना काम करेगा और बाकी क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। स्टोर किस लिए?
अगर कभी ग्लूकोज नहीं बन पाए, जैसे 3 दिन से सनलाइट नहीं है, प्लांट ग्लूकोज नहीं बना पा रहा, तो उस टाइम ग्लूकोज वो स्टोर्ड ग्लूकोज से निकाल देगा। अब वो सेल का पार्ट जो ग्लूकोज बनाकर देगा, उस सेल के पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ठीक है। क्या हमारी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ने की कैपेबिलिटी है? ये वाली कैपेबिलिटी सिर्फ किस में? प्लांट्स में। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन द प्लांट्स। ठीक है। प्लास्टिड के अंदर जोड़ता जो है उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। प्लास्टिड के अंदर इनको जोड़ने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्ड के साथ हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं पिगमेंट। क्लोरोफिल के साथ वर्ड कौन सा यूज हुआ? पिगमेंट। क्या आप मुझे पिगमेंट का मीनिंग बता सकते हैं? हीमोग्लोबिन सुना है? उसके साथ भी वर्ड क्या लगाते हैं? पिगमेंट। क्लोरोफिल के साथ भी लगाते हैं। क्या मतलब है पिगमेंट? अगर नेचुरल कलर है, नेचुरल मतलब जो एनवायरमेंट में खुद ही मिलता है, तो कहते हैं पिगमेंट। और आर्टिफिशियल कलर है जो कि किसी फैक्ट्री में बनाया गया है, जैसे हेयर डाई। आप कपड़ों को भी कलर कराते हो बाहर से, उसको भी क्या कहते हैं? डाई। ठीक है। अगर कलर नेचुरल है तो वर्ड क्या लगा देते हैं? पिगमेंट। अगर कलर आर्टिफिशियल है, फैक्ट्री में बना है, तो वर्ड क्या लगा देते हैं? डाई। मतलब दोनों का कलर ही होता है, पर क्या डिफरेंस है समझ आ गया? ठीक है। इसीलिए क्लोरोफिल वर्ड के साथ क्या लगाते हैं? पिगमेंट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ग्लूकोज मैंने कहा जब एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज से ले लेंगे और बाकी के ग्लूकोज को क्या कर देते हैं? स्टोर। ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलेगी? ग्लूकोज को ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, ये वापस टूट जाता है और जितनी एनर्जी लेकर जुड़ा था, एनर्जी कहां से आई थी? सनलाइट। जितनी एनर्जी लेकर ये जुड़ा था उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। रिलीज हो जाती है मतलब निकल जाती है, और उसी एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी क्या कर पाती है? वर्क कर पाती है। तो ये जो ग्लूकोज बना कुछ, तो तभी क्या देना शुरू कर देगा? एनर्जी। ब्रेक होके एनर्जी रिलीज करेगा, और कुछ को बॉडी क्या कर लेगी? स्टोर कर लेगी फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है। एनर्जी निकाल कर देती है सेल की दूसरी पार्ट विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का एक दूसरा पार्ट जो क्या निकाल कर देगा? एनर्जी। किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज किससे जुड़ता है जब एनर्जी निकलती है? तो H2O ऑक्सीजन से। ग्लूकोज जॉइंस विद ऑक्सीजन टू रिलीज CO2 एंड लाइट। ग्लूकोज देखो, CO2 और वाटर जुड़कर क्या बना था? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन को वापस जोड़ दोगे तो फिर वो टूट जाएगा, और टूटकर वो क्या बनाएगा? जिससे बना किससे? वाटर और एनर्जी। ठीक है। एनर्जी जो निकली वो हमारे काम आ जाएगी, CO2 नोज के जरिए बाहर चली जाएगी, और वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब। तो माइटोकॉन्ड्रिया जॉइंस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड and water and energy used up in body activities। और सारा ग्लूकोज यूज हो जाएगा? थोड़ा होगा। Stores in another part of the cell that is termed as vacuole। मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए लाइन में। पहला प्लास्टिड जो क्या करता है? मेक्स द फूड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? फूड से एनर्जी निकाल के देगा। और वैक्यूल क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। अगर कभी सेल के पास फूड नहीं आता तो फूड कहाँ से मिल जाता है? ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब इनको निक नेम देते हैं। निक नेम मतलब जिससे इनको पहचाना जाए कि ये काम क्या कर रहे हैं। जहां भी घर में खाना बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिड इज कॉल्ड द किचन। जहां पर एनर्जी निकलती है, हमारे घर में एनर्जी हमारे घर की बिजली के बोर्ड में होती है, तो उसको कहते हैं पावर हाउस। जहां पर भी बिजली है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होता है, उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकल रही है बहुत ज्यादा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं स्टोरेज बैंक। स्टोर कर रहे हैं ना, तो फिर क्या कहेंगे? स्टोरेज बैंक। यहाँ तक कल करवाया तो सब समझ आ गया? प्लास्टिड्स को क्या कहा? किचन ऑफ द सेल। साथ साथ लिखते जाइए।
Mitochondria is the powerhouse of the cell. And vacuole is the storage bag of cell. यहाँ तो क्लियर है सबको? हमारी बॉडी में 3 मेन चीजें होती हैं, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अच्छा और कौन सा? फैट्स, और कौन सा? प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और एक वाटर। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर विटामिन मिनरल बनाते नहीं है, बॉडी स्टोर करती है, खाने में से आती है उसी को स्टोर करता है बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज तो किससे मिल जाता है? प्लांट से, ठीक है। अब हमें एक पार्ट ऐसा चाहिए जो इन सबसे जोड़कर प्रोटीन बनाए, और एक पार्ट ऐसा चाहिए जो इन सबसे जोड़कर फैट्स बनाए। एक वो जो प्रोटीन बना सके और एक वो जो फैट्स बना सके। अभी ड्रॉ मत करिए। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर होता है 8 लाइक, उसमें एक टोटल स्फीयर और उसके नीचे इस तरह का एक स्फीयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर बनता है प्रोटीन, बना तो लेता है ये, पर इसके पास जगह नहीं होती उसको रखने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा ना मैसी सा है, मतलब प्रोटीन जो बनता है वो ढंग से नहीं बनता, गड़बड़ पाती है उसमें। तो ये बना तो देता है स्ट्रक्चर, पर 2 प्रॉब्लम आई। कौन सी? जगह नहीं है, और दूसरा ढंग से नहीं बना। तो मेरे को 2 पार्ट और चाहिए, एक वो जो इसको जगह दे स्टोर करने की, और एक वो जो इसको ढंग से रेक्टिफाई करके दे, ठीक करके दे, ठीक है। राइबोसोम एक पार्ट मैं बनाऊंगी जो प्रोटीन को क्या करेगा? नहीं बनाएगा, ठीक है। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? जगह, खाली ट्यूब होती है अंदर से। तो राइबोसोम के बनाए हुए प्रोटीन को किसमें रखा जाएगा? एंडोप्लाज्मिक। और राइबोसोम मिलेगा यहीं, दाने दाने से होते हैं ये। तो किसी भी ट्यूब पर अगर दाने दाने होंगे तो उसकी सरफेस कैसी नजर आएगी? रफ नजर आएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे इसका नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ट्यूब है जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बना के एंडोप्लाज्मिक को दे देना, पर प्रोटीन राइबोसोम के साथ होने की वजह से ये सरफेस रफ नजर आती है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एक चीज और चाहिए थी, क्या? प्रोटीन जो बनाया इसने वो गलत बनाया, ठीक करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए। वो स्ट्रक्चर जो ठीक कर रहा है उसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेली दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनेली दैट प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द प्रोटीन फॉर्म्ड। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द स्पेस वेयर द प्रोटीन फॉर्म्ड इज रेक्टिफाइड, ठीक है। राइबोसोम का हम ऑल्टरनेट या निक नेम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक का नाम नहीं होता। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं पुलिसमैन ऑफ द सेल। क्यों कहेंगे पुलिसमैन? क्योंकि ये ठीक करता है, और ठीक किसी को भी कौन करती है? पुलिस। आज समझ आ गई? ठीक है, ड्रॉ करो अब यहाँ पे तीनों पार्ट समझ आ गए। इसमें से कनेक्ट कर देंगे एक तो, और 2 ट्यूब्स पे 8 लाइक स्ट्रक्चर। 8 ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले गोल और फिर नीचे सी। इनको तोड़ के अलग करते हैं तो एक गोल मिलती है और एक कैसी मिलती है? सी। बच्चों को हैबिट होती है ऐसे बनाने की, ऐसे नहीं बनाने की, ठीक है।
दो में बनाएंगे एट लाइक स्ट्रक्चर्स, एक में नहीं बनाएंगे। एक सी, एक उल्टा सी। पहले 3 सी बना लेना, 2 उल्टे सी बना लेना, फिर डायग्राम बनाना। करो इसको भी। इस स्ट्रक्चर का नाम राइबोसोम। जिस पर ये ट्यूब लाइक पर प्रेजेंट है, प्रोटीन बनाते ही इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, प्रोटीन जगह मिल जाती है, इसको प्रोटीन देते हैं। इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर राइबोसोम है वो रफ, और जिस पर राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Ribosome forms the protein. Rough endoplasmic reticulum provides the space. यहां से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको ठीक करके देगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और भी बनाया है जहां पर राइबोसोम नहीं बनाए, इनको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ अपीयरेंस नहीं है, वर्ड क्या यूज किया मैंने? स्मूथ। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है फैट्स की फॉर्मेशन। ये तो खुद ही बना देता है फैट्स। इनका काम क्या था? प्रोटीन की फॉर्मेशन। और इसका काम क्या है? फैट्स की फॉर्मेशन। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, जिसे पूछूंगी वही बताएगा। ठीक है, the outermost part of the cell is called cell wall. Function of the cell wall, जो समझ आया है वही बताना है। It is a half-life structure. किसमें प्रेजेंट होता है? In plants. प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। प्लांट्स में ये क्या काम करता है? Makes a balance. प्लांट्स में ये क्या काम करता है? क्या काम? सेल वॉल का क्या फंक्शन है प्लांट्स में? किसमें हेल्प करता है? जो प्लांट में जितने भी सेल है वो बॉटम सेल को ज्यादा वजन ना दे, वो कोलैप्स ना हो। It helps to tolerate the pressure of the above lying cells. ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई में how does the cell wall helps the plant? It stores water. No, do not store water. It do not allow water to move out. ठीक है, it helps to prevent dehydration. Dehydration क्या होता है? वो नहीं होती है। इसके अंदर पलक कौन सी मेम्ब्रेन होती है? नहीं, बाहर की। ये वाली कौन सी है जो मैं ब्लू ड्रॉ कर रही हूँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इनकी जरूरत होती है और जिनकी जरूरत नहीं होती उनको अलाउ नहीं करती। सेलेक्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द सेल। ठीक है, पानी सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या करता है? सारिका, जो प्रोटीन फॉर्मिंग राइबोसोम है, ये जिसके ऊपर प्रेजेंट है उसका नाम क्या? एंडोप्लाज्मिक दो टाइप की, रफ और स्मूथ। क्या डिफरेंस है? जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन जो राइबोसोम ने बनाया उसको स्पेस देता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फैट्स। इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या फंक्शन है इसका? Rectify the protein. Rectify the proteins formed by it. ठीक है, now along with plastid there is an organelle called mitochondria. What is the function of mitochondria? Vacuoles are termed as
storage bags. Now the next organelle that is present in this cell are the pair of two round structures near the nucleus. These two round structures are present in a bag-like structure. This is called centriole. इन दो स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेंट्रियोल. इनका काम क्या है? ये जब सेल बहुत बड़ी हो जाती है और न्यूक्लियस अपना फंक्शन कंट्रोल नहीं कर पाता, आपने भी देखा होगा इंडिया में कुछ स्टेट्स जो बहुत बिगर स्टेट्स थी जिनकी फंक्शनिंग इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं हो रही थी, उन स्टेट्स को दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, ऐसे ही ये जब सेल बहुत एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, काफी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं, तो इस सेल को दो सेल में डिवाइड करने के लिए दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं. पूरे टाइम ये न्यूक्लियस के साथ रहते हैं. जब इस सेल को दो सेल में डिवाइड करना होता है उस टाइम पर एक पार्ट यहाँ चला जाता है और एक सेंट्रियोल का पार्ट यहाँ चला जाता है. ठीक है, कुछ चीजों को ये अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ चीजों को ये अपनी तरफ खींच लेता है और बीच में क्या बना देते हैं? लाइन. इससे एक सेल कितनी सेल में डिवाइड हो जाती है? टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है. दिस इज सेंट्रियोल. इसके अलावा पूरी की पूरी सेल में कुछ फ्लूइड मटेरियल जो क्या करता रहता है? फ्लो. लिक्विड मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल इज प्रेजेंट इन द होल सेल. दिस फ्लूइड मटेरियल कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड द सब्सटेंसेस जो एक सेल के पार्ट से निकल के दूसरे में जा रहे हैं या इधर उधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं. एक तरह से रास्ता, कोई कहीं से आ रहा है, कोई जा रहा है, कलेक्शन है यहाँ पे. इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन together, cytoplasm and plasma membrane together is called protoplast. Cytoplasm and plasma membrane together are called protoplast. ठीक है.